चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं नई दिल्ली। जी नहीं, आपको छोले भटूरे खिलाने के लिए नई दिल्ली नहीं लेके जा रहे हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा, हालांकि हमें पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन गुरमीत जी हमारे जो दोस्त हैं और जो हमारे आज के गेस्ट में हैं, मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं वहाँ पे। इसलिए गुरमीत जी, ऐसा क्यों हुआ? आपको देखते ही छोले भटूरे जबान पे आ गए, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? नहीं, आपको गुरमीत को अब गुरपुरब की भी बधाइयां देनी है। हाँ, गुरपुरब की भी सोमवार को आपको बताइए। गुरपुरब भी है। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, क्योंकि ना गुरमीत आप जी का भी फेवरेट नाश्ता है वो, है कि नहीं गुरमीत जी? सही सही बात बोली मैंने? देखिए, एक तो नॉर्थ इंडियन है, ऊपर से पंजाबी है, ऊपर से वेदर अच्छा हो रहा है, तो अरे वाह। वाजिब है, ये होना चाहिए। नहीं इनफैक्ट चक्कर। मुझे किसी ने ट्वीट भी किया है कि आप एक कंप्लीट छोले भटूरे भी स्टार्ट कर सकते हैं शक्कर के साथ, तो देखिए, अगर आप कंपनी खोलेंगे छोले भटूरे की, तो मैं इन्वेस्टर बनूंगा, मुझे जरूर बताइएगा आप। क्योंकि जो पैशन से किया जाता है ना, जिसमें आप उस धंधे में पैसे लगाइए जहाँ पे प्रमोटर पैशनेट हो, वो दिल से धंधा करे, और उसमें तो कोई कमी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी आप पैशन से ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है? जो आप पूरे पूरे देश में आप भ्रमण करते रहते हैं, अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते रहते हैं, बताइए ज़रा कुछ हाल ही बयां करिए, क्या है ऑन ग्राउंड आपके जो HNI रिटेल बाजार में? तो ताबड़तोड़ रैली चल रही है, खूब पैसा आ रहा है, या आप हाथ पकड़ रहे हैं अभी अपने क्लाइंट से कि धीरे धीरे ठंड रखिए, धीरे धीरे डालिए? अगर मैं थोड़ा फीडबैक बताइए। फ्लोज अच्छे हैं अभी। आई थिंक हमारे पीएमएस में भी अच्छे हैं। ओवरऑल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें भी फ्लोज अच्छे हैं। थोड़ा सा हम मॉडरेट कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन कुछ पॉकेट में हमें थोड़ा सा हाई लगता है। थोड़ा सा रीबैलेंसिंग भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बोला है कि बॉन्ड यील्ड्स पीक हो गई हैं, और अगले शायद 12 महीने में, 18 महीने में बॉन्ड पोर्टफोलियो से भी डबल डिजिट रिटर्न आ सकता है, क्योंकि वहां पे रिस्क कम है। तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। आप देखिए, आधे निफ्टी स्टॉक्स तो जिनका मतलब 50% के आसपास का वेट है, जो शायद 17,000 निफ्टी पे है। जैसे आप HDFC रिलायंस देख लीजिए, 25% है निफ्टी का। आप IT पूरा पैक ले लीजिए, आप SBI देखिए, आप कोटक देखिए, HUL देखिए, बहुत सारे निफ्टी स्टॉक्स जब तक लगभग 50-55% चले ही नहीं है। तो थोड़ा सा रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। कुछ हम जो बहुत जगह जहाँ बहुत शार्प रन अप हुआ है, स्मॉल मिड कैप में थोड़ा सा ट्रिमिंग किया है, जहाँ पे हमारा फंडामेंटल व्यू अच्छा है, बट रन अप बहुत शार्प हो गया है, 2-3x हो गया है पिछले 6 महीने में या साल में। तो वहाँ हल्का सा रीएडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। बट ब्रॉडर डायरेक्शन जो है, आई थिंक जो मैं काफी ट्रैवल भी करता हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं नासिक गया, लुधियाना गया, हम यहाँ फरीदाबाद गुड़गांव में काफी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जो SMEs है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, कोई फॉर्जिंग्स में है, कोई स्पेशलिटी स्टील में है, कोई केमिकल्स में है, कुछ फार्मास्यूटिकल में है, काम है सबके पास, ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं। अब काफी सारे मेरे अपैरल एक्सपोर्टर्स भी क्लाइंट हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, इंक्वायरीज आ रही हैं यूरोप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल, हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। बीच में हिकअप्स आएंगे, वो पार्ट एंड पार्सल है, वो थोड़े बहुत आने भी चाहिए। बट ओवरऑल जो है, मैं बार बार बोला है, मुझे लगता है ये डेकेड जो है बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाला है कंट्री के लिए। बिल्कुल होने वाला है, और खूब पैसा कमाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, आपके क्लाइंट्स। मुझे ये बताइए कि आपने पावर सेक्टर में कैसे एक्सपोजर लिया हुआ है? देखिए, पावर में तो बहुत शानदार काम हो रहा है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन को बदलाव आ रहे हैं, चोरी और जो जिसे कटिया मार के जो काम होता था, हमें तो पता है अपने को नॉर्थ में क्या होता है, वो सब बंद हो गया है, कम हो रहा है बहुत तेज़ी से, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पूरे वैल्यू चेन में ट्रेडिशनल पावर, रिन्यूएबल्स, वायर एंड केबल, डिस्ट्रीब्यूशन, आप कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में पावर को? बहुत अच्छा बोला जी। मैं बहुत ही बुलिश हूँ एनर्जी स्पेस को लेके। और आप देखिए, बेसिक मैथ्स है, 430-440 गीगावाट का हमारा कैपेसिटी है, जिसमें से 250 के ऊपर जो है आपका कोल बेस्ड है, और जिसे हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पूछते हैं, और बाकी रिन्यूएबल है। बट जो हैवी लिफ्टिंग है वो सारा 80% अभी भी थर्मल ही कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है रिन्यूएबल की, कई सारे फैक्टर्स हैं, प्लांट लोड फैक्टर है, स्टोरेज इश्यूज हैं, ग्रिड और ट्रांसमिशन इश्यूज हैं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का फोकस आ रहा है, तो वो बढ़ेगा, और पावर डिमांड बढ़ रही है। 40 गीगावाट, 50 गीगावाट आपको हर साल ऐड करना पड़ेगा। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से भी इसको प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में हम थोड़ा लकी रहे, टाटा पावर और CG पावर में अच्छे रिटर्न्स बने हैं हमारे। हम उसको केबल्स एंड वायर्स के थ्रू भी प्ले कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, अगर हमारी रिक्वायरमेंट, अगर हम कल को 1,000 गीगावाट पे पहुंचते हैं,
500 गीगावाट रिन्यूएबल है और 500 गीगावाट आपका नॉन रिन्यूएबल है, क्या डिमांड होने वाला है ट्रांसफॉर्मर्स का, इंसुलेटर्स का, आपके केबल्स एंड वायर्स का, पूरे पूरे वैल्यू चेन का। तो ये हम इसको 4-5 तरीके से प्ले कर रहे हैं। पराज इंडस्ट्रीज को हम बायोफ्यूल में प्ले कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स में वोल्टैम्प है जिसे हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, काफी पुरानी कंपनी है, गुजरात बेस्ड है। तो कई बहुत सारे तरीके हैं। आप इनफैक्ट सब पीएसयूज को देखिए, आप देखिए कोल इंडिया में क्या रहना पाया है, लोगों ने ईएसजी का टैग लगा के वो 4 या 5 के पी मल्टीपल पर कितने साल ट्रेड करता रहा। अभी भी आप देखेंगे शायद 8 या 9 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 5-6% का डिविडेंड यील्ड है। अभी उन्होंने 3,000 करोड़ का ऑर्डर दिया सोलार इंडस्ट्रीज को, जो सबसे बड़ा अभी तक का ऑर्डर है उनका एक्सप्लोजिव्स का, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके अलावा आप पावर ग्रिड देखिए, अभी भी 11 के मल्टीपल पे है। तो आप कॉम्बिनेशन से इसको मतलब 6-7 स्टॉक के पोर्टफोलियो से खेल सकते हैं। और ये जैसा मैंने बोला एक डेकेड की थीम है, इसमें एक दो मिस्टेक्स भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब आप कुछ एग्जीक्यूशन इश्यूज बहुत होते हैं, कि काफी कैपिटल इंटेंसिव फोकस है, बट ब्रॉडली ये सेक्टर बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर होगा मैन्युफैक्चरिंग के साथ। गुरमीत, आपका एनालिसिस काफ़ी शानदार है और उसमें गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के दम पर इन सेक्टर्स की री रेटिंग भी हो जाती है। एक चीज़ मेरे को आपके लिए और थोड़ा आपसे समझना है, वो ये है कि कंजम्पशन जिसके लिए टिपिकली भारत जाना जाता है, वहाँ पे ना धीरे धीरे करके कानों में आवाज़ ये आ रही है कि इस बार का कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ोन्स की बिक्री उतनी अच्छी नहीं हुई, कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अभी थोड़ा उतनी स्पीड से नहीं चल रहे हैं। तो ये वरीसम बात है या फिर ये होता है, साइकिल का ही पार्ट है कि पहले राइज फिर थोड़ा स्लो डाउन देन फिर राइज, ऐसा होगा ये? नहीं, थोड़ा सा इसमें ना मिक्स बैग है। तो जो लग्जरी कंजम्पशन है, आप देखिए ईथॉस वॉच देखिए, एयर ट्रैवल देखिए, होटल ऑक्यूपेंसी देखिए, क्यूएसआर देखिए। अभी अब हमने पीछे चर्चा की थी कि 20 दिन में करीबन 35-36 लाख वेडिंग है, करीबन करीबन 4.5 से 5 लाख करोड़ का एक्सपेंड है। मतलब आप देखिए 50 से 60 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर होगा अगले 20 दिन में। तो उसका बहुत मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आने वाला है। पिछले साल ये आंकड़ा 30-31 लाख का था, मतलब 15-20% ज्यादा वेडिंग्स है इस साल, और फुल फुल फ्लोर वेडिंग होगी। उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितने पिछले 2 साल में रहे हैं। तो मुझे लगता है रूरल कंजम्पशन थोड़ा सा सॉफ्ट है, उसमें पार्टली इन्फ्लेशन का रोल है, पार्टली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो धीरे धीरे एड्रेस हो रहा है। अभी मैं एमपी ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोयाबीन का रेट चेक किया, पिछले साल 3700 था, इस साल 4200 से स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता है। सोइंग बहुत अच्छी हुई है विंटर की, एमएसपी बढ़ा है। स्टेट इलेक्शंस की वजह से थोड़ा कंजम्पशन में एक मूवमेंट आता है। तो आप देखिए जो कमेंट्री आई टीवीएस की, बजाज की, टू व्हीलर्स को लेकर अच्छी कमेंट्री आई है। धनतेरस भी अच्छा रहा, और फेस्टिव सीजन अभी तक जो अभी पूरे आंकड़े आएंगे महीने के एंड पे, पर ये टू व्हीलर्स का थोड़ा सा बेटर मंथ रहा है। वो आपको दिख भी रहा होगा शेयर्स में, वो बजाज में दिख रहा होगा, टीवीएस में भी दिख रहा होगा, उनके एंसिलरीज में दिख रहा होगा, जैसे संदार टेक्नोलॉजी एक एंसिलरी हमें बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये मिक्स बैग है, बट धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी मुझे लगता है वापस आना जरूरी है। बट लग्जरी कंजम्पशन, हाई एंड कंजम्पशन, आप रियलिटी सेल्स देखिए, एयर ट्रैवल देखिए, वॉच जो इथॉस वॉच है उसके नंबर्स देखिए, ये काफी स्ट्रांग है। तो थोड़ा मिक्स बैग है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा रूरल फोकस्ड कंजम्पशन हमें थोड़ा सा पोर्टफोलियो को टिल्ट करना चाहिए, वहां पे मुझे लगता है अच्छी रिकवरी आएगी। गुरमीत, बिल्कुल आपने कई सारे सेक्टर्स तो बताए जहां पर आप पॉजिटिव है, लेकिन आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड जहां आप कॉशियस हैं। आपने एनबीएफसीज पर नियर टर्म पे अपना एक कॉशियस व्यू जताया, उसके रीजन क्या होंगे? सिर्फ शॉर्ट टर्म है। मैं कॉशियस स्ट्रक्चरली नहीं हूँ, क्योंकि आरबीआई ने भी थोड़ी चिंता व्यक्त करी है। आप देखिए कल भी गवर्नर दास ने बार बार बोला कि हमें कंटेजियन रिस्क को ध्यान रखना है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेके आरबीआई थोड़ा सा वरीड है, और ये 2-3 बार आ गया है पिछले। और मिस्टर दास बहुत वोकल नहीं है, लेकिन जब वोकल होते हैं तो इसका मतलब आरबीआई कुछ करेगा। उन्होंने रिस्क वेट भी बढ़ाए अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, बैंक की जो लेंडिंग है एनबीएफसी में। तो अगर आपको ये एक एक्चुअली मौका होना चाहिए, अगर आपको एक अच्छा करेक्शन मिलता है अच्छे स्ट्रॉन्ग नेम्स में, जैसे बजाज फाइनेंस है, चोला है, पूना वाला है, जो बहुत वेल कैपिटलाइज्ड है, वहां पे मुझे लगता है एक्चुअली ये मौका है। अगर आपको शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी, आप देख सकते हैं ठीक ठाक करेक्शन आया। आप देखिए पूना वाला 450 लेवल से अभी 350-360 लेवल पे है, बजाज फाइनेंस 8000 से लगभग 7000 के लेवल पे है, चोला में भी थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो कुछ पॉकेट्स में मैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे लगता है जो फिनटेक स्पेस है इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे ये जो बिलो 50,000 और अप टू 50,000 की जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग हो रही है, थोड़ा सा मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट में हल्का सा डाइल्यूशन है। और आई थिंक आरबीआई फोरसाइटेडनेस है, हम पहले से अगर थोड़ा केयरफुल होंगे, इसको मॉडरेट करेंगे, तो ये कि बड़े एनपीए
साइकिल से बचाएगा हमें। और बट जैसे मैं बाकी एनबीएफसी को लेके इतना वरी नहीं हूँ, जैसे होम फर्स्ट है जो अफोर्डेबल हाउसिंग में है, बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी पेडिग्री है, 5% का आरओ है, बहुत अच्छा निम्स है, 30% का ग्रोथ गाइड कर रहे हैं, और वहां पे आरबीआई इतना वरीड भी नहीं है हाउसिंग को लेके या मोटर या बाकी जो मॉर्गेजेस बिजनेस को लेके। तो थोड़ा सा मिक्स बैग है, और इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस जरूर हूँ मैं, पर लॉन्ग टर्म नेगेटिव नहीं। भी गिरा होम फर्स्ट में। हमने हमारे व्यूअर्स को हमने बोला भी था, देखिए 10% की इक्विटी है, रोज रोज नहीं आती है, यानी अगर आज गिर गई वो ब्लॉक तो एक तरह से सप्लाई ओवरहैंग कम हुआ है। और लोएस्ट पॉइंट होम फर्स्ट का आज पहले आधे घंटे बन गया था, खुश ने शायद दिलवाया था। लेकिन मैं आपने बताया आपके अपैरल एक्सपोर्टर्स कुछ क्लाइंट्स हैं। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स स्टॉक्स में बड़ी बाइंग हो रही है। एक हफ्ते पहले हमने यहाँ पे हमारे कमोडिटी जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यही बताया था कि बहुत बम्पर सप्लाई इस बार कॉटन की आ रही है और प्राइसेस जो है दबाव में रहने वाले हैं। तो कॉटन प्राइसेस दबाव में, क्या कहीं ना कहीं इसमें एक केस बन रहा है टेक्सटाइल स्टॉक्स का को देखने का, और आपके पास है कोई? तो अजय जी, हम थोड़े लकी हुए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में। हम साल के शुरू में मैंने आपसे चर्चा भी की थी एक शो में कि हमने एंटर किया था, और हमारा तब कारण था कि यूके ट्रीटी होने के चांसेस थे और वैल्यूएशन बहुत डिप्रेस थे, 11 के मल्टीपल पे मिल रहा था। एक कंपनी 2200 करोड़ का टर्नओवर कर रही थी, और वो 1200-1400 के मार्केट कैप पे मिल रही थी, 0.5 सेल्स से 11 के अर्निंग मल्टीपल पे। और टर्न अराउंड स्टोरी रही है गोकुलदास। फिर उन्होंने एक्विजिशन किया एक दुबई में, उन कंपनी का प्लांट है अफ्रीका में, वहां उनको लेबर एडवांटेज मिला, और जो उनका प्लांट है उनका टाइप है यूं में, उनको एंट्री मिलती है बिना ड्यूटी के, तो वो उनके 700-800 करोड़ ऐड हो गए, वो उसको उन्होंने 7 टाइम्स में ऐड किया, तो ब्यूटीफुल एक्विजिशन है। उसके बाद स्टॉक में और रेटिंग आया, अब थोड़ा 20-22 टाइम्स पे है, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे ईयू और यूके में अगर यूके का ट्रीटी होता है और मार्केट्स खुलेंगे, अभी प्रेडोमिनेंटली यूएस बेस्ड है। आपने ब्रांड सुने होंगे, H&M, प्यूमा, एडिडास वगैरह के लिए वो बनाते हैं, नेवी के लिए, अमेरिकन ब्रांड्स के लिए करते हैं। हमें केपीआर मिल्स अच्छा लगता है, वो पूरा इंटीग्रेटेड प्ले है स्टार्टिंग फ्रॉम यार्न टू फाइनल अपैरेल्स। और इंडिया का जो शेयर है अपैरल एक्सपोर्ट में वो सिर्फ 3% है, और इसमें मुझे लगता है इसके बढ़ने की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एक जो और बहुत बड़ा ट्रिगर है, बांग्लादेश में वेज रिविजन हर 10 साल में होता है, वो अगले साल ड्यू है। तो जैसे इंडिया में हर साल होता है 5%, वहां शायद 40-50-60% होगा। तो एक जो लेबर आर्बिट्राज था या एडवांटेज था कॉस्ट का, वो भी बहुत हद तक कम होगा, प्लस ड्यूटीज कम होगी कुछ मार्केट्स में। इसलिए मैं ओवरऑल काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ इस स्पेस में। गुरमीत, क्योंकि आप अर्निंग्स को ना काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हो, इस बार अर्निंग का सीज़न से आपकी लर्निंग क्या है अर्निंग से लर्निंग में? यानी कि 2 या 3 शेयर अगर आप हमारे सामने नोटिस करवा पाएँ कि इस बार की अर्निंग से हमको ये पता लगा है और ये अच्छा रहेगा या ये बुरा रहेगा। तो दो बहुत लर्निंग है। एक ये है कि मार्केट को साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी चाहिए अर्निंग्स के साथ। हम कई बार बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वैल्यूएशंस को लेके। तो अगर आप कंटिन्यूसली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आप ग्रो भी कर रहे हैं, तो आपका एक री रेटिंग आता है। वो हमने देखा, पॉलीकैप में आया, केपीआईटी में आया, सोलार इंडस्ट्रीज में आया, कुछ अच्छे लार्ज कैप्स में आया, टाटा मोटर्स में आ रहा है, तो काफी हद तक 2 डिजिट्स में होता था। तो बाजार अगर अर्निंग आप सॉलिड अर्निंग ग्रोथ देते हैं और वैल्यूएशंस आपके एक सर्टेन रीजनेबल बैंड में है और आप कंसिस्टेंटली ये करते हैं, तो अर्निंग्स का री रेटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये कि हम हमारे लिए लर्निंग हुई। कुछ जगह हम शायद थोड़ा जल्दी एग्जिट कर गए, जैसे बीएससी में हम बहुत जल्दी एग्जिट कर गए, मुझे लगा काफी तेज रनअप हो गया, बट कंटिन्यूस एक्सपेंशन होता रहा अर्निंग्स का, और बाजार को लगा। तो एक आपको साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। अगर सेकुलर अपॉर्चुनिटी है तो हो सकता है वो जो मोमेंटम है वो लंबा मिले। दूसरा, ओवर पे मत करिए। आई थिंक जहां भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा मॉडेस्ट रहा है और वैल्यूएशंस हाई रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा बाजार ने रिवॉर्ड नहीं किया है। तो बैंक्स में आप देखिए नतीजे अच्छे आए, बट क्योंकि ऑलरेडी वो 2-3 टाइम्स बुक वैल्यू पे आ गए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर है, तो वहां हमें ज्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं, वापस बाजार ये रीइंफोर्स कर रहा है। एक तो वैल्यूएशन से रीजनेबल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, सेकंड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पे बहुत ध्यान दीजिए। अगर सेकुलर अपॉर्चुनिटी और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है अर्निंग्स में, तो बहुत जल्दी अपने विनर्स को ट्रिम मत करिए। गुरमीत, हमेशा आपसे बातचीत करके बहुत मजा आता है। धन्यवाद आज समय निकालने के लिए।